हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही होगा, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इरिगेशन शेड्यूलिंग से रिलेटेड। बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन हम उन क्राइटेरियाज को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इरिगेशन शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया, और साथ में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपने नाम सुना होगा, IW/CPE रेशो। अभी सुना है IW/CPE रेशियो। तो उससे रिलेटेड कुछ दो तीन छोटे से न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। एक कंप्लीट हम वीडियो कवर करेंगे जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल जो भी इरिगेशन से रिलेटेड होते हैं, आने वाले वक्त में हम उसे भी कवर करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम IW/CPE से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल समझने के लिए आज देखने वाले हैं। और साथ में हम ICAR के जो PYQs हैं, अगर आप जानते हैं ICAR, AICE, JRF, SRF, PhD, कुल मिला के कहने की बात ये हुई जो PhD के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके अंदर इसी साल यानी 2024 के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग से रिलेटेड। क्या क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं इस वीडियो के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। आई होप आपको वो चीजें आसानी से समझ आएंगी। साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं आपको एट द एंड रिप्रेजेंट करूंगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो से क्या मतलब हुआ कि यानी इस वीडियो से जो पहले के वीडियोस हैं, यानी हम इससे पहले दो वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर पहले हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से बात करी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से बात करी है, और साथ में हमने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के रूप में भी एक वीडियो कवर किया है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने कवर किए थे। आई रियली होप आपने ये दोनों ही वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। राइट, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है। इरिगेशन शेड्यूलिंग का क्या मतलब है? मतलब ये है, इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच वाटर टू अप्लाई एंड हाउ टू इरिगेट। मतलब तीन तरह के सवालों का जवाब देती है इरिगेशन शेड्यूलिंग। कौन से हैं वो तीन सवाल? तो हम याद रखेंगे, व्हेन टू इरिगेट कि इरिगेशन कब करना है। शेड्यूलिंग का मतलब यही तो समझते हैं हम कि एक शेड्यूल क्रिएट किया है मैंने, इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे मैं वॉक पे जाऊंगा, इतनी बजे ये करूंगा, इतनी बजे वो करूंगा। करते हम भले कुछ ना हो, बट एक शेड्यूल तो बना ही लेते हैं। कभी ना कभी आपने लाइफ में कभी ना कभी टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया होगा। तो वैसे ही इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब ये हुआ कि इरिगेशन का हमें कब हमें इस्तेमाल करना है या कब हमें इरिगेशन करनी है, तो उसे हम कहते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि व्हेन टू इरिगेट, कब इरिगेशन करें। दूसरा हम साथ में ये भी देखते हैं, हाउ मच वाटर टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, भाई कितना पानी देना है। और साथ में ये सवाल भी कि हाउ टू इरिगेट और कैसे इरिगेट करें। अब हाउ टू इरिगेट का मतलब क्या हुआ? मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि क्या अलग अलग मेथड्स काम में ली जा सकते हैं। चार नाम बहुत फेमस होते हैं कि सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो ये चार नाम बहुत फेमस हैं, इनके बारे में अच्छे से हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, यानी मेथड्स ऑफ इरिगेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं व्हेन टू इरिगेट और हाउ मच टू इरिगेट। राइट, तो पहली बात यह है व्हेन टू इरिगेट, कब इरिगेट करें। तो इसके लिए हमें अलग अलग क्राइटेरिया समझने होते हैं। क्राइटेरिया जो है वो क्या है, अभी कुछ देर में आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। अभी लिखा है कि प्रॉपर शेड्यूलिंग इज एसेंशियल फॉर efficient यूज ऑफ इरिगेशन वाटर एंड प्रोडक्शन इनपुट सच एज द फर्टिलाइजर एटसेट्रा। कि हम चाहते हैं कि सही वक्त पे इरिगेशन हो जाती है तो पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी, और साथ में हम देखते हैं कि हमारा जो भी हम एसेंशियल यूज कर सकते हैं पानी का, वो किया जा सकेगा। प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन लीड्स टू द सेविंग ऑफ वाटर, पानी की बचत भी होगी, एनर्जी की बचत होगी, हायर क्रॉप यील्ड मिलेंगी, और एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट, यानी जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसका सही रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट भी प्रोडक्शन की कम रहेगी। तो कहने का मतलब कई फायदे हैं अगर हम वक्त पे कुछ करेंगे। ठीक है, अब पहला सवाल जो था व्हेन टू इरिगेट, तो उसका एक जवाब ये भी है कि कब इरिगेशन करनी है। तो स्पेसिफिकली ये जो आपको जवाब दिख रहा है वो है सॉइल के रिस्पेक्ट में, कि हम कह रहे हैं सॉइल के अंदर, ध्यान से ये जो मैंने हाईलाइट की है बात, इसे अच्छे से याद रखेंगे कि प्रोडक्शन इज मैक्सिमम फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप व्हेन इरिगेशन इज गिवन एट 50% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। क्रॉप का जो रूट जोन है उसके अंदर जो अवेलेबल पानी होता है, यानी फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच का जो पानी होता है, तो अवेलेबल वाटर का लेवल अगर 50% से भी कम हो जाता है या 50% तक कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें इरिगेशन देनी चाहिए। क्योंकि इस अगर उस वक्त हम इरिगेशन देके वापस उसे फील्ड कैपेसिटी तक ले आए, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं हम,
तो अगर उतना पानी दे दें तो फिर क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये लाइन हमें अच्छे से याद रखें। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें 25% डिप्लीशन होता है, तभी हमें पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्पेसिफिकली 50% का क्राइटेरिया हमें याद रखना है। और भी कुछ इधर उधर की बातें आप समझ सकते हैं कि मोस्ट प्लांट्स आर efficient in taking up water if the soil moisture is near the field capacity। field capacity पे अगर होता है पानी, तब उस कंडीशन में हम कहते हैं पौधा आसानी से पानी ले पाता है, क्योंकि field capacity और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का पानी ही तो क्या है, अवेलेबल वाटर होता है। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप इज आल्सो हाईएस्ट व्हेन द सॉइल मॉइस्चर इज नियर फील्ड कैपेसिटी। और न्यूट्रिएंट कैपेसिटी भी कब ज्यादा हो जाती है, जब न्यूट्रिएंट भी पानी के साथ साथ पौधे के अंदर घुस पाएंगे, जब अगर हम कहेंगे पानी एक सही अमाउंट के अंदर अवेलेबल होता है, यानी हम कहेंगे कि हाईएस्ट soil moisture is near the field capacity. For production of maximum yield, soil moisture has to be sufficient to prevent wilting of the plant. Next line लिखी है, irrigation has to be given when there is still adequate moisture to meet evapotranspiration एंड डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड एटमोस्फेयर। भाई क्रॉप और एटमोस्फेयर दोनों की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर देनी चाहिए हमारी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट। हम चाहते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट का वीडियो हमने समझा था, उस इक्वेशन में हमने कहा था इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस हमने देखा था इफेक्टिव रेनफॉल प्लस साथ में हमने देखा था सॉइल अवेलेबल मॉइस्चर। एक इक्वेशन वाटर रिक्वायरमेंट की ये भी थी जिसके अंदर हमने इवेपोट्रांसपायरेशन को मेंशन किया था। तो इवेपोट्रांसपायरेशन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि कितना एनवायरमेंट पानी ले जाएगा और साथ में पौधे को कितनी डिमांड है, उन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए पानी हमें देना होता है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और अल्टीमेटली हम कह रहे हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग के अंदर। बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप एंड द इवेपोरेशन डिमांड्स ऑफ द क्रॉप एंड द एटमॉस्फेयर, इट कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द इरिगेशन इज नीडेड। लेकिन काम की बात मुझे लगता है इसके अंदर जो हमें याद रखनी है वो यही है, तो उसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम कहें तो वो है फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। अगर इन केस आप नहीं जानते हैं कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, field capacity is the water content of a soil after gravitational drainage over approximately a day। एक दिन या कभी कभी कुछ केसेस में हम 2 से 3 दिन भी कहते हैं, जो जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो उस कंडीशन में जब हमने इरिगेशन करी, तो उसके 2 से 3 दिन बाद फील्ड के अंदर कितना मॉइस्चर अवेलेबल रहा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं, उस पानी को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और यहाँ सक्शन जो है वैल्यूज कितनी होती है, 10 से 33 किलो पास्कल या 0.1 से 0.33 बार। ठीक है, सक्शन है, अगर हम कहेंगे कि ये सक्शन की वैल्यू है तो इस तरह से इसने पॉजिटिव बताई है। टेंशन अगर कहें सॉइल टेंशन कितना है, तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव में बोलते हैं, -0.1 से 0.33। 0.1 जो है वो सैंडी सॉइल के लिए हो जाता है, और अगर कहें 0.33 जो है वो किसके लिए होगा, तो हम कहेंगे क्ले सॉइल जो है उनके लिए कंसिडर किया जाता है। तो अलग अलग सॉइल के लिए इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। राइट, आपको ये बातें याद रखनी है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर एग्जाम में पूछी जाती है, प्लीज इसे अच्छे से याद रखें। आई होप आपने ये चीजें समझी हैं, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट्स वगैरह क्या होते हैं। अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहें तो पिछले वीडियो जरूर देखें, उनमें हमने और अच्छे से बात की है। नेक्स्ट है, इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सैचुरेशन पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो पानी होता है, इसे ही हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो आगे अगर बढ़े तो वो हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। इस वीडियो की मेन जान यही है। इस वीडियो में हमें 3 जो क्राइटेरिया पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं कि सॉइल मॉइस्चर रेजिम अप्रोच, दूसरा है प्लांट इंडाइसिस, और तीसरा है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। पहला है सॉइल मॉइस्चर रेजिम अप्रोच। सॉइल मॉइस्चर रेजिम अप्रोच का मतलब हम सॉइल के ऊपर फोकस करते हुए देखेंगे कि भाई कब इरिगेशन देना है, प्लांट को देखते हुए देखेंगे कि कब इरिगेशन देनी है, और क्लाइमेट के अनुसार ये जज करेंगे कि हमें कब इरिगेशन देनी है। तो इन तीनों अप्रोचेस को हम देखते हैं, इसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं। जैसे कि अगर बात करें सॉइल से रिलेटेड मेथड्स देखें, तो पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। क्या मतलब है इसका, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जब सीधा सॉइल उठाई और सॉइल के अंदर वेट के अंदर डिफरेंस देख लिया कि भाई साहब, जब सॉइल उठाई थी तब कितनी वेट की थी, और जब उसको एकदम पूरी तरह से ओवन ड्राई कर दिया, सुखा दिया, तब कितना वेट था। इन दोनों वेट के बीच का डिफरेंस ही पानी हो गया। समझ आई बात। एक गीली सॉइल थी, उसका वेट देखा 100 ग्राम आया है, उसके बाद पूरे उसको सुखा दिया, तब देखा ओहो ये तो 90 ग्राम हो गया, तो 10 ग्राम कहाँ गया, इवेपोरेट हो गया, यानी पानी था। तो 10 ग्राम हमने पता चल गया कि पानी था। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हमने सीधा सॉइल उठाई और डायरेक्ट हमने देख लिया कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। लेकिन कोई और मेथड, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम सीधा सॉइल का पानी जज नहीं करते, हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी जज करते हैं सॉइल की जिसके बिहाफ पे पता चल जाता है कि पानी कितना है। इस तरह के मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब समझ आया।
इनडायरेक्ट मेथड का मतलब वापस समझा देता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ कि सॉइल ली और सॉइल के अंदर हमने देखा कि यार इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लेता हूँ, यार इसकी मैं कुछ ना कुछ हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो होता है वो देख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कह देते हैं वो देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है पानी भी ज्यादा होगा, ऐसे ही अनुमान लगाए। पानी तो नहीं निकालते लेकिन वाटर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वाटर पोटेंशियल के बिहाफ पे सोच लेंगे कि पानी कितना हो सकता है। मतलब सीधा पानी के जजमेंट नहीं कर रहे, हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी के सहारे जज कर रहे हैं कि सॉइल में पानी कितना होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, अब कौन से इनडायरेक्ट मेथड है, कौन से डायरेक्ट मेथड है, इन्हें दिमाग में अच्छे से लिस्टेड रखना एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ग्रेविमेट्रिक मेथड, या जिसे हम ओवन ड्राइंग मेथड या हम इसे थर्मोमेट्रिक मेथड कहते हैं। तीनों नाम अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड को हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ग्रेविटेशनल मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड, दूसरा हमने कहा थर्मोमेट्रिक मेथड और तीसरा हमने कहा ओवन ड्राइंग मेथड। इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। अब इसी ग्रेविमेट्रिक मेथड्स के अंदर देखो, जैसा पहला ओवन ड्राइंग बताया ही है, साथ में अल्कोहल बर्निंग मेथड भी होता है इसके अंदर। सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड कौन सा है सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का, तो हम कहते हैं वो अल्कोहल बर्निंग का मेथड ही है। हम कहते हैं हॉट एयर ड्राइंग, जो एक तरह से ओवन ड्राइंग जैसा ही है। जिप्सम एब्जॉर्प्शन प्लग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, जिप्सम एब्जॉर्प्शन प्लग्स कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट मेथड में आ रहा है। जबकि जिप्सम ब्लॉक्स जो होते हैं, जिसे रेजिस्टेंस ब्लॉक जो हमने जिन्हें कह देते हैं, रेजिस्टेंस ब्लॉक या जिप्सम ब्लॉक्स जिसे कह देते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है। लिख लेना अच्छे से कॉपी में, हाईलाइट करना अपने दिमाग में कि जिप्सम एब्जॉर्प्शन प्लग्स अलग है, जिप्सम के ब्लॉक्स का सीन अलग है ना, दिमाग में अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है इंफ्रारेड बैलेंस, है ना। तो इन तरह के कुछ मेथड्स हैं, इनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ। पिछले वीडियोस कौन से थे, देखिए यहाँ सॉइल वाटर कांस्टेंट की अच्छे से बात कर चुका हूँ मैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड्स क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं जेआरएफ एसआरएफ वगैरह के अंदर, तो उनके बारे में हमने बात की है। साथ में हमने देखा है कि न्यूट्रिएंट स्कैटरिंग मेथड क्या होता है, गामा रे एटेन्यूएशन क्या होता है। साथ में हमने टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमेट्री यानी टीडीआर मेथड क्या होता है, टेंशियोमीटर का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे हम इरोमीटर कह देते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, टेंशियोमीटर जिसे हम इरोमीटर कहते हैं। जिप्सम ब्लॉक मेथड्स क्या होते हैं, साथ में प्रेशर प्रेटस कैसे काम करते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज उन वीडियोस को आप जरूर देखें, उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉइल मॉइस्चर रेजिंग अप्रोचेस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में हम पहले कभी वीडियोस में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो अब बात करनी जो है वो ये है फील एंड अपीयरेंस मेथड की और सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक की। फील एंड अपीयरेंस मेथड का मतलब समझ रहे हैं आप, नाम से ही समझ आता है कि फील एंड अपीयरेंस, हाथ में फील करो और उसकी अपीयरेंस देखो तो उससे जज कर सकें। तो इसके लिए तो भाई साहब क्या लगेगा, दिमाग, दिमाग तो लगेगा ही, और क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा। तो अगर इंसान के पास एक्सपीरियंस है जो खेतों में पर्टिकुलर मिट्टी में हाथ रखा के जज कर सके कि मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, क्या इरिगेशन की जरूरत है या नहीं है, ये तभी जज किया जा सकता है जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ पता है, नॉलेज है और आपने उस नॉलेज को प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई भी किया है, हर साल कर रहे हैं, तब इन केसेस में आपको एक्सपीरियंस वहाँ ऐड हो जाता है। तो कहने का मतलब एक फील एंड अपीयरेंस मेथड होता है, जिसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं हाथों के अंदर मिट्टी है और उसको एक अंग अपने हाथ के अंदर दबाया और उससे उसकी एक मुट्ठी हम देख सकते हैं बनाई है, जो कि जिसके भी आपको जज किया जाएगा कि भाई उसमें मॉइस्चर की कितनी अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ है DASM, DASM का मतलब होता है डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर में कितनी कमी आ रही है, तो उसके लिए सैंड, फाइन सैंड, सैंड लोम और सैंड क्ले लोम, तो अलग अलग सॉइल्स के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ सॉइल्स के नाम दिखाए गए हैं, तो अलग अलग कंडीशन रिप्रेजेंट होती हैं। ओके, 0 से 25% का डिप्लीशन, 25 से 50% का डिप्लीशन और 50 से 75% का डिप्लीशन, तो अलग अलग बिहेवियर देखे जाते हैं सॉइल के। अब इन बिहेवियर को एक पर्टिकुलर टेबल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि देखो भाई 100% कंडीशन के ऊपर कोरस सॉइल जो है वो इस तरह से कुछ बिहेव करेगी, है ना, और मॉडरेटली कोरस भी ऐसे ही बिहेव करेगी, मीडियम भी ऐसी करेगी और फाइन टेक्सचर भी इस तरह से बिहेव करेगी। लेकिन सभी के अलग अलग बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं। ये एग्जामिनेशन पर्पज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमें एक मेथड पता होना चाहिए कि हाँ फील एंड अपीयरेंस मेथड भी एक मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक का मतलब क्या होता है, नाम से समझ आता है, सॉइल कम सैंड, इसमें सॉइल के अंदर हमने सैंड मिक्स करनी है, कितना प्रतिशत, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जब हम इस मेथड, एक बार कॉपी में जरूर लिख लीजिए, इस सॉइल इस मेथड के अंदर हमें लगभग 5%
सैंड मिक्स करनी होती है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, 5% सॉइल मिक्स करनी, सैंड मिक्स करनी होती है। क्या होता है ये मेथड, अभी समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक खेत है, इस खेत के अंदर मुझे इतना छोटा सा एक मतलब आगे का छोटा सा टुकड़ा जो है वो मैंने एक मिनी प्लॉट के रूप में उसे बना लिया। इस मिनी प्लॉट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक गड्ढा बनाऊंगा। उस गड्ढे के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर मैं 5%, जैसा कि मैंने आपको बोला, मिट्टी डालूंगा और 5% जो है सैंड का पार्ट डालूंगा। उसके अंदर अलग अलग लेयर्स जो बनाई जाएंगी मिट्टी की, वो सैंड मिक्स करते हुए बनाई जाएंगी और उसका एक कुल मिला के पूरे खेत के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होगा जिसमें सैंड है। तो मैंने क्या किया, जो उस छोटे से हिस्से की मिट्टी को अल्टर अल्टर कर दिया। अल्टर कर दिया मतलब कुछ उसमें बदलाव कर दिया। अब उसमें क्योंकि सैंड है, उसमें सैंड है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होगी, उसमें से पानी जल्दी से निकल जाएगा। उसमें अगर हम पानी देंगे तो उसमें पानी जल्दी निकलेगा, राइट। तो अब इस पूरे खेत में, यानी इंक्लूडिंग दिस मिनी प्लॉट, हम पूरे खेत में जब सोइंग करेंगे, पूरी क्रॉप उगाएंगे, तब हम जज करेंगे आगे के हमारे छोटे मिनी प्लॉट को। तो हम देखेंगे जब हमने इरिगेशन दिया और नेक्स्ट इरिगेशन की जब हम बात करने वाले हैं, तब उस दौरान मिनी प्लॉट के अंदर, क्योंकि वहां सैंड है तो सैंड में से पानी जल्दी निकल जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वो कम पानी होल्ड कर पाने के कारण उसमें विल्टिंग सिम्टम्स जल्दी आएंगे। ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब तू सैंड है, तो सैंड के अंदर तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो उसके अंदर विल्टिंग के सिम्टम्स जल्दी आने चाहिए। और अगर विल्टिंग के सिम्टम्स उसमें आ गए तो हम समझ आ जाएगा अब पूरे खेत में पानी दे देना चाहिए। इस अप्रोच को हम कहते हैं सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। और इसके अंदर वही बातें आपको बताई है। मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग प्लांट एज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर नीड, एक बाय एक का गड्ढा बनाना और उसके अंदर उसमें से मिट्टी निकालना, उसके अंदर उसकी बल्क डेंसिटी को कम कर देना, उसमें सैंड मिलाए जाना। हाँ, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो हमने सॉइल से रिलेटेड हमने कुछ मेथड्स जाने। अब हम कुछ प्लांट से रिलेटेड मेथड जानने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकते हैं। तो वो प्लांट से रिलेटेड का मतलब देखो 5 बातें हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो आते हैं वो यही है कि क्रिटिकल स्टेज अप्रोचेस। लेकिन पांचों की बात करें तो वो क्या है, अपीयरेंस एंड ग्रोथ, दूसरा है लीफ टेम्परेचर, तीसरा है लीफ वाटर पोटेंशियल, चौथा है स्टोमेटल रेजिस्टेंस एंड पांचवा है क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। ठीक है, अब इन पांचों का क्या मतलब है जी, पांचों जो है चीजें आपको बता सकती हैं आपको इरिगेशन कब करना चाहिए। पहला मेथड जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अपीयरेंस एंड ग्रोथ, पौधा सूख सा रहा है, अब हम खेत में गए, पौधे जो है मुरझा रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसका मतलब क्या हो सकता है कि वहां पानी की कमी है, तो वहां इरिगेशन दे देना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं अपीयरेंस एंड ग्रोथ मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि हम विजुअल इंडिकेटर्स, विजुअल सिम्टम्स को देख ऐसा तय करते हैं, पर not effective. क्यों? Appearance and growth are not effective parameter for deciding when to irrigate, as plant exhibit visible symptoms of deficiency long after they experience moisture stress. तो ऐसा देखा जाता है कि पौधों के अंदर मॉइस्चर स्ट्रेस है, मतलब अवेलेबल वाटर बहुत 50% से भी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो विल्टिंग के सिम्टम्स बहुत देर बाद रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हम देख सकते हैं पौधे ने कोई जुगाड़ लगा के कोई कुछ वक्त तक काम निकाल लिया और सिम्टम्स नहीं दिखाए, और जब दिखाए तब पानी देने से काम बना नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। और इसके बाद का नेक्स्ट मेथड की बात करें तो वो है लीफ टेम्परेचर। लीफ का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हम देखेंगे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो पौधे की पानी की मांग भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ उन कंडीशन में ज्यादा लीफ के टेम्परेचर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं। तो इसका जजमेंट कैसे करें लीफ टेम्परेचर का, तो उसके लिए कई तरह के हम देखते हैं डिवाइसेस काम में लिए जाते हैं, कुछ सेंसर्स हम कह सकते हैं या कुछ डिवाइस। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, एक गन, एक तरह का काइंड ऑफ हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर टाइप गन सी, जैसे हम देखें पत्तियों के ऊपर रखें और उससे इसका टेम्परेचर जज कर सकते हैं। कुछ और भी डिवाइसेस आते हैं पॉपुलर हैं जो इंडिया में पॉपुलर नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स नहीं कह सकते हैं हमें, लेकिन इनको अगर हम कहें प्लांट कैनोपी और एम्बिएंट टेम्परेचर प्लांट कैनोपी और एम्बिएंट टेम्परेचर का अगर अगर हम डिफरेंस जज कर लें तो उसके भी आप पे हम ये जज कर सकते हैं कि पौधों को कितना और कब इरिगेशन देना है। अब यहाँ आप कॉपी में एक नोट लगा के लिख लीजिए कि प्लांट कैनोपी और एम्बिएंट टेम्परेचर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हम ये लिख सकते हैं कि हम क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स को जज करते हैं। क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स CWSI, क्रॉप वाटर
स्ट्रेस इंडेक्स क्या होता है CWSRI, उसके अंदर मेनली यही होता है कि क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं इनकी टेम्परेचर डिफरेंसेस के बिहाफ पे ही जज किया जाता है और उसके हम इरिगेशन शेड्यूलिंग में हम काम में लेते हैं। उसे भी अपने दिमाग में जरूर लिखें, अपनी कॉपी में इस टर्म को जरूर लिख लें, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कहीं काम आ सकते हैं। ओके, और आगे बताया है कि द नंबर ऑफ डिग्री विच कैनोपी टेम्परेचर एक्सीड्स एयर टेम्परेचर ईच डे इज एक्यूमुलेटेड अंटिल अ सर्टेन लेवल इज रीच, पर्टिकुलर लेवल पार कर देने के बाद हमें इरिगेशन कर देनी चाहिए। तो इस तरह के क्राइटेरिया जो है वो लीफ टेम्परेचर के अंदर आते हैं। लीफ पोटेंशियल की बात करें तो इसका अंदर क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डिवाइस, एक चैम्बर, मेटल का चैम्बर जो है उसके अंदर हमने एक पत्ती रखी है, लीफ रखी है, लेकिन पत्ती का जो ऊपर का जिस जिस जगह से वो डंठल से जुड़ी होती है उस जगह को हम बोलते हैं पेटियोल। उस पेटियोल को हमने क्या कर रखा है, इस डिवाइस से थोड़ा बाहर निकाल के रख रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी पत्ती जो है एक चैम्बर के अंदर फिक्स है, लेकिन उसकी पेटियोल जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। अब हमें इस चैम्बर के अंदर ऐसा प्रेशर क्रिएट करना है जिससे कि इसमें इस जो पेटियोल है इसमें से पानी निकल आएगा। तो आपने कितना प्रेशर क्रिएट किया, अंदर कितना प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर का इंडिकेशन आपको बताएगा कि पानी कितना था, सॉरी, उस पत्ती के अंदर। और पत्ती में पानी कितना है उस भी आप पे हम जज कर सकते हैं, पौधे में पानी कितना है और उस भी आप पे इरिगेशन किया जा सकता है। तो ये थोड़े साइंटिफिक और हाई लेवल की मेथड्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज नहीं हो सकते, लेकिन किताबों में है तो हमें पता होने चाहिए। Leaf water potential indicates the water needs for the crop. Water potential is measured by removing a leaf and placing it in the pressure chamber. और the pressure chamber is used as the measure of leaf moisture potential. ये काम की बात है। Lower potential indicates a greater need of water. मतलब lower potential कम, हम देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल कम है तो उसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर वाटर। अब इस बात को याद रखें कि हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ही क्या है भाई, पानी कितना है, पानी का पोटेंशियल एक तरह से, वही तो वाटर पोटेंशियल, तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब पानी ज्यादा होना। अगर हम कह रहे हैं लोअर है पोटेंशियल तो पानी कम है, पानी कम है तो मतलब क्या है, उसकी नीड ज्यादा है। ठीक है, ये प्रेशर एक अलग चीज है और पोटेंशियल की बात हम अलग कर रहे हैं, है ना, तो इसे याद रखें। अगर प्रेशर अगर हम देख रहे हैं ज्यादा दिया है हमने बहुत, तब जाके पानी बाहर आया, तब उस कंडीशन का मतलब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा दिया तब पानी बाहर आया, तो मतलब पौधे के अंदर स्ट्रेस ज्यादा है पानी का, है ना। और आपने थोड़ा ही प्रेशर दिया और जल्दी से पानी बाहर आया तो उसका मतलब क्या हो गया, पौधे के पत्ती में ऑलरेडी पानी ज्यादा था। तो इस तरह से आंकलन किया जाता है इसका। ठीक है, और दिस मेथड इज नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड सिंस द कंसीडरिंग टाइम, केयर एंड ट्रेनिंग। तो इस जगह हम आप खुद समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स नहीं है। और स्टोमेटल रेजिस्टेंस से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई स्टोमेटा अगर ज्यादा खुल रहे हैं तो उसका मतलब पानी बहुत है पौधे में, और अगर बंद ज्यादा हो रहे हैं तो पानी की कमी है। तो इस तरह की चीजें हैं, आप अपने आप जनरली इन्हें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आपको इजीली समझ आ जाएंगे। काम की बात जो है वो है क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। कुछ पौधे की लाइफ स्टेजेस के अंदर ऐसी स्टेजेस होती हैं, लाइफ के अंदर ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां पानी नहीं मिला तो पौधा मर जाएगा। इंसान की लाइफ में भी ऐसा ही होता है यार, अगर कुछ स्टेजेस आती हैं जहां जहां अगर किसी इंसान का सपोर्ट मिल जाए या इंसान खुद का अपने आप को सपोर्ट दे दे, अपने आप के साथ खड़ा रहे, तो वो जिंदगी निकल जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में क्रिटिकल स्टेज जहाँ चल रही होती है, अगर वहां उस इंसान ने हार मान ली, उसको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिला, तो रियल लाइफ बातें नहीं करते हैं, माहौल टेंशन और भरा नहीं करेंगे, सीधी बात ही करेंगे। क्रिटिकल स्टेज अप्रोचेस भी, पौधों का भी यही हाल है कि भाई साहब जब पानी की बहुत जरूरत है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वो वाली स्टेज है। जब प्यासा होता है पौधा क्रिटिकल स्टेज में होता है, वहां अगर पानी नहीं मिला तो पौधे की ईल्ड में बहुत बड़ा फर्क आएगा, यानी पौधे की जो मांग हम देख सकते हैं पैदावार है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेज अप्रोचेस। तो हम कहेंगे इन सीरियल पेनिकल इनिशिएशन एंड जब पेनिकल्स बनते हैं, है ना, ऊपर के पेनिकल्स बनते हैं सीरियल्स में और फ्लावरिंग स्टेजेस आती हैं, तो ये मॉइस्चरस है, उसमें रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर बहुत सारा पानी चाहिए होता है पौधे को। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो पल्सेस में भी ऐसा ही है, फ्लावरिंग और पॉड स्टेजेस जो होते हैं उसमें पानी देना जरूरी है। अगर नहीं मिला तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब, हम तो चले, हम तो चले इन द सेंस उसकी यील्ड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अब इस तरह से कुछ आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, एक सीरियल क्रॉप के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला सीडिंग, ट्रांसप्लांटिंग, और ये राइस के अंदर दिखा रखी है अलग अलग स्टेजेस। चलो ये तो ऐसी डायग्राम दिखा दिया। कुछ हमें स्पेसिफिकली अच्छे से याद करनी है स्टेजेस जो फॉर श्योर एग्जाम में आती है। देखिए इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा के दिया है, क्यों, क्योंकि राइस में सीधा पूछा जा सकता है क्रिटिकल स्टेज क्या है, पेनिकल इनिशिएशन और हेडिंग एंड फ्लावरिंग। हेडिंग मतलब उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है स्टेम, तरह हेडिंग बोलते हैं उसे, और फ्लावरिंग यानी फ्लावर्स आ जाना। तो इस तरह के कुल मिला के हम देख सकते हैं कि पेनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग स्पेसिफिकली हमें अच्छे से याद रखनी है, ऐसे ही सारों के लिए याद रखनी है। फिंगर मिलेट में भी यही है, पल मिलेट में भी यही है, इसीलिए मैंने उनको साथ में रख दिया।
वीट की बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज। CRI स्टेजेस क्या होती हैं, मतलब आप जब देखेंगे जड़ें होती हैं जो, उस जड़ में तना यानी स्टेम और रूट के बीच का एक छोटा सा हिस्सा होता है जमीन में, इसे हम कहते हैं क्राउन रूट। उस क्राउन रूट ये किस दिन बाद आती है, 21 डेज के बाद आती है बीच में, तो वो 21 to 22 इस तरह के बीच दिन के बाद आती है। तो उस स्टेज पर अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो पौधे के लिए दिक्कत हो सकती है, वीट के पौधे को दिक्कत हो सकती है। और वैसे ही सॉर्गम में बूटिंग स्टेज है, मतलब बूटिंग स्टेज में पर्टिकुलरली ऊपर की लीफ एक थोड़ी मोटी हो जाती है। चलो ये सब चीज अगर आपने कभी एग्रोनॉमी में ये सभी स्टेजेस अच्छे से पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज इन्हें पढ़ें, आपके लाइफ में आपके काम आएंगे। तो बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, ये जो आगे की हार्वेस्टिंग वाले टाइम पे जो अलग अलग स्टेजेस हैं, मिल्किंग, डॉ स्टेजेस, इन सभी स्टेजेस में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। मेज के अंदर सिल्किंग एंड टेस्लिंग, सिल्किंग एंड टेस्लिंग मतलब जो बनते हैं उस कंडीशन में मेज को बहुत जरूरत होती है, ग्रेन फॉर्मेशन में बहुत जरूरत होती है। जो भी हम देख सकते हैं लेग्यूम क्रॉप्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन एसेंशियल होता है। ये ग्राउंडनट बहुत फेमस क्रॉप है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस पे, तो इसे प्लीज जरूर याद रखेंगे। ओके, तो और शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर्मेटिव स्टेज और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टिलर्स बन रहे होते हैं उस कंडीशन में, और जब लंबा हो रहा है तना उस कंडीशन में शुगर केन के अंदर पानी की जरूरत रहती है, फॉर्मेटिव स्टेजेस के अंदर रहती है। और सीसम के अंदर ब्लूमिंग स्टेज टू मैच्योरिटी, सनफ्लावर के अंदर 2 वीक्स बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग 2 वीक पहले भी और 2 वीक बाद में भी। रोजेट टू फ्लावरिंग, सैफ्लावर में रोजेट बनता है उसके बाद से फ्लावरिंग, और सोयाबीन में ब्लूमिंग से एंड सीड फॉर्मेशन, ब्लूमिंग और सीड फॉर्मेशन तक, और कॉटन में फ्लावरिंग और बॉल बॉल बनती है तब उस कंडीशन पानी की बहुत जरूरत है। चिलीज में ऑफकोर्स फ्लावरिंग है, ट्रांसपेरेंट टू फुल ब्लूम। टबैको, टबैको जरूर याद रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ICR की फेवरेट क्रॉप है ये टबैको। कई बार टबैको पे कई क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली टबैको पे आ जाते हैं, तो ये याद रखना, टबैको मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, तो इसलिए याद रखें। ट्रांसप्लांटिंग टू फुल ब्लूम, पीस के अंदर बता ही दिया, ऑनियन के अंदर बल्ब फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी है। सभी को आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाते हुए याद रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन दीज एग्जामिनेशन। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। प्लीज आप जितनी भी स्टेजेस हैं अच्छे से याद कर लें, अपने दोस्तों के साथ उसे बोलते हुए याद करें, उससे पूछ लें चलते चलते, ओए बता राइस की स्टेजेस क्या हैं, उससे पूछ लें बता वीट की क्या है। तो इस तरह से चलती भाषा में आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले वक्त में। चलो IW/CPE रेशो और कैन इवेपोरीमीटर मेथड क्या है, इसके बारे में फटाफट बात करते हैं और ये वीडियो फटाफट से खत्म करने की कोशिश करते हैं। IW का मतलब है इरिगेशन वाटर, और CPE का मतलब है क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन, क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ते हुए पैन इवेपोरेशन, जुड़ते हुए पैन इवेपोरेशन। जुड़ते हुए पैन इवेपोरेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इवेपोरीमीटर होता है इस तरह का, जिसके अंदर हमने पानी डालना है और एक पर्टिकुलर लेवल तक उस पानी को रखना है। मान लेते हैं 5 मिलीमीटर का पानी रख दिया मैंने। पानी के अंदर इवेपोरेशन तो रोज होगा ही, क्योंकि ऑफकोर्स इस तरह से फैला हुआ है, इसमें से रोज पानी इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेशन का लेवल कम होते 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 जब एक पर्टिकुलर लेवल तक गिर जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ते हुए, पहले दिन मान लेते हैं 0.1 मिलीमीटर कम हुआ, अगले दिन 0.2 मिलीमीटर पानी उड़ गया, तीसरे दिन धूप थोड़ी फिर कम निकली तो 0.1 ही निकला। ऐसे करते करते हर दिन का हमने रिकॉर्ड किया डाटा कि भाई साहब पहले दिन इतना इवेपोरेशन, दूसरे दिन इतना इवेपोरेशन, तीसरे दिन इतना इवेपोरेशन, को मिलाते हुए उनको जोड़ते हुए यानी क्यूमुलेटिव जब किया, क्यूमुलेटिव करने के बाद कितना इवेपोरेशन हो गया, तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। और अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर जाता है, एक लेवल से कम हो जाता है पानी, तब हमने डिसाइड कर रखा होता है कि अगर इस लेवल से पानी कम हो गया तो मैं इरिगेशन दे दूंगा। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं IW/CP रेशियो। अब IW का भी हम बात सीख सकते हैं कि हमें कितना इरिगेशन वाटर देना है, राइट, कितना हाइट तक इरिगेशन का वाटर देना है, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन IW/CP रेशियो। आई थिंक ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिक्स्ड लेवल ऑफ पानी देना है, फिक्स्ड लेवल ऑफ इवेपोरेशन हो जाने पर। अब फिक्स लेवल ऑफ इवेपोरेशन कब हो जाएगा, जब हम जोड़ते हुए इवेपोरेशन देखते रहेंगे, तो इस चीज को बोलते हैं IW/CP रेशियो। और द मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं इरिगेशन का लेवल रहते हैं, IW का लेवल जनरली 5 सेंटीमीटर रहता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अगर मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर का ही इरिगेशन वाटर दे रहे हैं और 5 सेंटीमीटर में ही जोड़ते हुए चल रहे हैं, यानी दोनों 5-5 हो तो रेशियो क्या बनेगा, 1 होगा। तो हर एक क्रॉप के लिए IW/CP रेशियो अलग अलग होते हैं, और हम एक्सपेरिमेंट करते हुए फील्ड पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार अगर ये रेशियो 0.8 रखें तब क्रॉप की यील्ड देखते हैं, 0.7 रखें तब क्रॉप की यील्ड देखते हैं, और ऐसा करते हुए अगर चलें तब हमें पता चलता है कि
कौन सा रेशियो बेस्ट हो सकता है किस क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसी एग्जांपल को और अच्छे से बताया है, आईडब्ल्यू अपन ईडब्ल्यू रेशियो अगर मान लेते हैं 0.8 है, अगर आपको इरिगेशन 5 सेंटीमीटर की देनी है तो आप क्या करेंगे, 5/0.8 करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। तो मतलब हमारा पानी घटते 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 6.25 जब कम होने लगेगा तो उस कंडीशन में हमें इरिगेशन देना होगा। तो इसे हम कहते हैं आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यही है यूएसडब्ल्यू बी क्लास ए ओपन पैन इवेपोरीमीटर। और भी मेथड और भी होते हैं इवेपोरीमीटर, सनकन स्क्रीन भी होता है, और हम देखते हैं कैन इवेपोरीमीटर भी होता है, और पीके इवेपोरीमीटर। अभी कैन इवेपोरीमीटर का जब एक तरह का कैन मतलब एक पिंपा, एक तरह का कैन का मतलब समझते हैं, कैन मतलब एक बड़ा सा, अगर हमारे पास टैंक टाइप कुछ है तो उसका इस्तेमाल करते हुए अगर हम करें इस तरह का मेथड तो जैसे हम कैन इवेपोरीमीटर कह सकते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको यहाँ अभी दो बातें बताई ना, कैन इवेपोरीमीटर भी जनरली ही है कि हम फील्ड के ऊपर एक पूरा ड्रम जिस तरह की ड्रम लाइक स्ट्रक्चर रख दें जिसके अंदर हम रोज जज कर रहे हैं कि पानी कितना कम हो रहा है। तो अगर हमने जज कर रखा है कि इतने लेवल से अगर कम पानी हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तब मैं इरिगेशन दे दूंगा फील्ड में, तो इसको हम बोलते हैं कैन इवेपोरीमीटर, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं है आईडब्ल्यू अपॉन सीपी, उसके अंदर मेन फर्क यही है। ओके, आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो फॉर श्योर एग्जाम में आएगी। स्मॉलर आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो मींस इरिगेशन एट लार्जर इंटरवल्स। अगर आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो कम है तो आपको ज्यादा लंबे अंतराल पे इरिगेशन देना होगा, और इसकी उल्टी बात भी सही है। लार्जर रेशियोज की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका मतलब आपको कम शॉर्ट इंटरवल्स पे इरिगेशन देना होगा। अब इस बात को मैं जस्टिफाई कैसे करूं, हाँ, आप कैसे समझाऊं ये बात सही है। अच्छा, ये बात तो समझ याद रखना कि आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियोज की वैल्यू जनरली 0.5 से 1 के बीच में ही होती है, एक से ज्यादा भी नहीं और 0.5 से ज्यादा कम भी नहीं, जनरली ये 0.5 से 1 के बीच में ही होती है। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको वो स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं इरिगेशन वाटर जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर देना है, आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो की वैल्यू 1 है जो कि बड़ी है। तो मैंने यहाँ बताया ना आपको, देखो लार्जर रेशियो, तो रेशियो की वैल्यू मान लेते हैं एक जगह 1 है और एक जगह 0.5 है। तो लार्जर रेशियो कौन सा है, 1 वाला है ना, 1 और 0.5, तो बड़ा कौन, 1। तो यहाँ इरिगेशन रेशियो आपने बड़ा रख रखा है, 1 रख रखा है, तो उस कंडीशन में क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन कितना आएगा, 5/1, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 5 है, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसको नीचे ले आऊंगा, तो 5/1 यानी 5 सेंटीमीटर आएगा, राइट। अगर रेशियो छोटा है, 5/0.5 कर दें तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन 10 सेंटीमीटर का होगा तब जाके इरिगेशन देंगे, क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन 5 सेंटीमीटर का होगा तब जाके इरिगेशन देंगे। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। अरे मेरे भाई, सीपीई का मतलब क्या हुआ, अगर आप कह रहे हैं कम है सीपीई तो मतलब आपको छोटे इंटरवल पे इरिगेशन देनी पड़ेगी, और अगर सीपीई ज्यादा आ रहा है मतलब एक लंबे 10 सेंटीमीटर का पानी जब इवेपोरेट होगा तब आप इरिगेशन देंगे, तब मतलब इरिगेशन इंटरवल बढ़ जाएगा। हम कहेंगे मींस मोर टाइम विल बी टेकन, मतलब ज्यादा टाइम लिया जाएगा इरिगेशन में, इरिगेशन इंटरवल बड़ा हो जाएगा, मतलब है ना। और हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी, है ना। और जल्दी जल्दी जब इरिगेशन देंगे छोटे छोटे इंटरवल पे तो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आवृत्ति है, मतलब कब आप कितना जल्दी जल्दी इरिगेशन दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल के बिहाफ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, और स्टेटमेंट को प्लीज समझे रखना, दिमाग में याद रखना, समझ नहीं आया हो तो फिर भी रट लेना, ये बहुत काम का स्टेटमेंट है। और इसी तरह से आपको कुछ इरिगेशन आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो की कुछ बातें कही हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। कैन इवेपोरीमीटर मैंने आपको समझाया, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। एक पर्टिकुलर कैन की बिहाफ पर हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक रेशियो है 0.5, एक रेशियो है 0.75, एक रेशियो है 1, एक रेशियो, तो चार आपको अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। उन चारों रेशियो के अंदर आपको आईडब्ल्यू यानी इरिगेशन वाटर की वैल्यू आपको फिक्स रखनी है 6 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अलग अलग केसेस के अंदर क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन क्या होगा, निकाल सकते हैं इजीली। फॉर्मूला सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा आईडब्ल्यू अपॉन, ये रेशियो नीचे आ जाएगा, आईडब्ल्यू अपॉन रेशियो को करते हुए आप आसानी से इसका आंसर कर, कॉपी में ट्राई करिए, मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ और आपको आंसर फिर दिखा दूंगा। करिए अपने कॉपी में ट्राई, 5 4 3 2 1, देखते हैं आंसर। इस तरह से आंसर है। आई होप आपने आंसर निकाल लिए होंगे, इजीली आपको समझ भी आ गए होंगे। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपको सामने रिप्रेजेंटेड है, आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशियो में से कुछ वैल्यू आपको दी गई है और कुछ आपसे एक्सपेक्ट की है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपको भी
तसल्ली होगी कि भाई हम करते हैं कॉपी में, उसका फल तो मिले, तो आप एक तरह से उसमें बताइएगा। ओके, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आईसीआर पूछ रहा है। देखिए 2024 में फिजिकल साइंस का जो पेपर हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर के लिए कौन सी बातें सच है? अब टेंशियोमीटर के लिए तो आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आपने टेंशियोमीटर का या तो वीडियो देख रखा हो या आपको खुद को ही अच्छा नॉलेज है टेंशियोमीटर का, राइट? आई होप आपको खुद को अच्छा नॉलेज होगा। तो क्या इट मेजर्स द सॉइल वाटर पोटेंशियल, क्या इट इज सिंपल इन ऑपरेशन एंड वेरी यूजफुल फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन, या इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेजरिंग द सॉइल वाटर फ्लक्स, और साथ में ऑल्दो इसकी लिमिट एक बार से कम मैट्रिक पोटेंशियल की होती है। तो अगर आपने कोई टेंशियोमीटर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि मैं आपको इसका आंसर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मैं चाहूंगा कि आप अपने नॉलेज के बिहाफ में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आप कमेंट में सही आंसर भी डिक्लेयर करूंगा। ओके, बाकी जो पीएचडी लेवल के क्वेश्चन हैं उनके आंसर अभी हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको आने वाले वक्त में दिक्कत ना हो। अभी के अभी समझ लेते हैं कि द रेनफेड एरिया इंडिया के अंदर कितना है अप्रोक्सीमेटली, रेनफेड एरिया कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो याद रखना है। चलो आप अपने दिमाग में गैस कर लो, मैं आंसर बाद में बता दूंगा, ठीक है? अपने दिमाग में एक आंसर सोच लीजिए, मैं भी कुछ देर में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन शेड्यूलिंग मेथड्स रिलाइज ऑन द सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट टू डिटरमाइन व्हेन इरिगेशन इज नीडेड। कौन सा मेथड इनमें से बिलो दीज को हम देख सकते हैं मेथड में से कौन सा मेथड बताता है सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट से जुड़ा है? क्या कैलेंडर बेस्ड इरिगेशन? कैलेंडर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि भाई साहब हमने कैलेंडर पे डेट डाल रखी है कि भाई साहब 5 तारीख को देंगे हम, तो 5 तारीख अगली आई तो फिर इरिगेशन दे दिया, इस तरह का कैलेंडर बेस्ड एक पर्टिकुलर डेट्स पे दे देना इरिगेशन, ये कैलेंडर बेस्ड शेड्यूलिंग है। क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, जिसका मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था, जो सॉइल और प्लांट के टेम्परेचर, वातावरण यानी एटमोस्फेयर और प्लांट के टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। पैन इवेपोरेशन मेथड और साथ में सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट से जुड़ा है? आई होप आपने दोनों के आंसर अपने दिमाग में सोच लिए होंगे। 5 सेकंड में रुकता हूँ, 5 4 3 2 1। अब मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए पहला का आंसर हमें याद रखना है 70 मिलियन हेक्टेयर। ओके, और दूसरे में हमें पता होना चाहिए सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड क्या है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स हैं। इसका आंसर क्या मतलब होंगे इस तरह से, अरे आंसर मैंने हाईलाइट नहीं किए, सॉरी, अच्छा ये रहे देखो, हाईलाइट हो रखे हैं। तो इस तरह से हमने 70 मिलियन हेक्टेयर और दोनों के आंसर याद रखने हैं। तो अभी यहाँ आया क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, तो इसे भी मैंने यहाँ डिफाइन किया है, used to explain the degree of crop water deficiency based on the canopy surface temperature and ambient air temperature and soil water dynamics। ओके, इस डेफिनेशन को भी दिमाग में रखना, ये काम आ सकती है। WRSI के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्टरी इंडेक्स, है ना? वो भी पता होना चाहिए आपको, नहीं पता हो तो प्लीज उसे वीडियो को जरूर देखना, आपके काम आएगा। सीधा ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ आंसर से याद कराने के लिए कोशिश की है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड जो होता है ना, उस ब्लॉक मेथड के अंदर हम कितनी रेंज पर काम करता है, उसके ऑपरेशनल रेंज कितनी होती है। देखिए मैंने जनरली ये रेंज आपको किताबों में देखने को मिलती नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के बिहाफ पे भी आपको याद कराने की कोशिश की है कि 0.5 से 50 बार पे हमें इसे याद रखना है कि इसके ऑपरेशन इतनी रेंज पे ही काम करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, है ना? टेंशियोमीटर का -0.85 होता है, ये बहुत फेमस बार वाली वैल्यू है जो हर बच्चे को पता है ना? जिसके बिहाफ पे वो क्वेश्चन जज कर लेना कि आंसर क्या हो सकता है ना। चलो, soil moisture tension is salt free soil at a field capacity depending on the soil texture range from field capacity की कंडीशन क्या हो, उसे याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो एक यूनिट होती है, एटीएम, हाँ एटीएम भी यूनिट होती है प्रेशर की, उसके भी ऐसा हो सकता है। द एस्टिमेटेड टोटल यूटिलाइजेबल सरफेस सोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का यूटिलाइजेबल सरफेस सोर्स कितना है याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद रखना, ये है 690 बिलियन क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब बिलियन में होना चाहिए, बिलियन मतलब 10 की घात 9, ओहो उसे कहते हैं, याद रखना। अच्छा अब इसी को हमने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप इस डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो इसे एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ें, आपके लिए बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ मैंने स्टार लगा के अल्टीमेटली बता दिया कि ये 690 है ओवरऑल, है ना, एक्सक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को छोड़ के सरफेस वाला इतना है। और बीसीएम, एक बीसीएम बराबर 1 किलोमीटर क्यूब ही होता है, ऐसे भी याद रखना, 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू बीसीएम, अच्छे से याद रखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखें वो क्या है, कुछ डाटा अच्छे से याद रखना। भाई सरफेस वाटर का अभी 2024 में पूछा है, हो सकता है अगली बार ग्राउंड वाटर का पूछ लें, तो ये 432 याद रखना है, हो सकता है टोटल पूछ लें 1122 याद रखना है। इरिगेशन पोटेंशियल, मैंने अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल आपको याद कराया था पिछले वीडियो में, 139 होता है, लेकिन अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज हैं, याद कर सको तो याद करने की कोशिश करना, ये आपको
आने वाले वक्त में काम आ सकते हैं। अगर आप पीएचडी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके काम आ सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अलग अलग हैं, उनकी सबकी वैल्यूज इस तरह से रिप्रेजेंट की है। तो स्पेसिफिकली टोटल तो याद रहना ही चाहिए, 432 किलोमीटर क्यूब पर ईयर के रूप में लिखा जाता है, और इसका आंसर रिप्रेजेंट कर ही दिया था। ये क्वेश्चन आने वाले वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप अपने आप इसे करें, सॉल्व करें। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। 5 सेकंड का गैप देता हूँ, फिर आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। 5, मुझे पॉज कर दीजिए, अपने आप अपनी कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये, इस तरह से कर लीजिए और अपने आंसर्स के बाद में मिलान कर लीजिए। आपके हवाले हैं ये क्वेश्चन, डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5 4 3 2 1 आंसर्स। आंसर्स क्या है भाई साहब? अरे आजा, ये रहे आंसर्स। नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रही आपके सामने क्वेश्चन वापस। 5 4 3 2 1 अपने आप आंसर देख लीजिए। दिखा दूं आंसर? ये है कुछ आंसर, ये रही। ओहो, ये चेंज कैसे हो रहा? ओके ओके, थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेक्शन है, इसलिए थोड़ा तो बदलाव लग रहा है, पर आंसर्स आपको याद रखने हैं, यही है। अच्छा, मैच कर लीजिएगा। आई रियली होप कि आपके आंसर लगभग सही होंगे। कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, आईसीआर के एग्जामिनेशन के लिए फॉर श्योर these videos will be helpful for you। वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज उन्हें देखें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस इरिगेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे, और अच्छे से बात करने का मतलब ये है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, जो भी क्वेश्चन सरफेस इरिगेशन से आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जरूर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।